हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल ऑफ फिजिक्स। मेरे दिमाग आपका मेंटर और टीचर। आप क्लास 9th में हैं। अगर आप बढ़िया कंटेंट ढूंढ रहे हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने पढ़ लिया है तब भी अच्छी बात है, आप इसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 9th सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए चैप्टर मोशन। 9th सीबीएसई के सीरीज मैंने शुरू नहीं किए थे, अभी मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें कि मैं 9th के सारे चैप्टर्स कवर अप करूंगा और आईसीएसई सीबीएसई दोनों के चैप्टर्स कवर करूंगा। जो जो चैप्टर्स आईसीएसई में डिफरेंट है मैं उसे अलग से कवर अप करूंगा और जो चैप्टर्स सिमिलर हैं लाइक मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो सारे चैप्टर्स व्हिच आर सिमिलर इन बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई, मैं उसे कंबाइन यहां पर आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चैप्टर और वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लेकर चीजें मैं कवर करने जा रहा हूं, जो कि पूरी कॉन्सेप्ट आपको आईसीएसई वालों के लिए भी, सीबीएसई वालों के लिए सारी आपके अंदर इसके अंदर आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। इससे पहले अब आगे बढ़े, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाकर ज्वाइन करेंगे और मुझसे वहां पर आप बातें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ बातें करनी हो, कुछ आपको प्रॉब्लम हो, तो वहां डिस्कस करके मुझसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। For both ICSE and CBSE ग्रेड 9th के लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए। द टॉपिक इज अबाउट मोशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जरा सोचिए और मुझे जवाब दीजिए कि जिस जगह पर आप बैठे हैं, आप टेबल पर बैठे हैं, आप डेस्क पर बैठे हैं, क्या वो मूव कर रहा है? आप जरा सोचिए, क्या आप मोशन में हैं? क्या मैं मोशन में हूं? अगर आप सोचेंगे तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल रेस्ट पर हूं। आप भी बैठे हैं, यू आर सिटिंग इन रूम, यू आर एट रेस्ट, है ना? लेकिन क्या क्या इतना ही सरल है ये? क्या इतना ही सिंपल है? नहीं। फिजिक्स में कोई भी चीजें मोशन या रेस्ट पर एब्सोल्यूट नहीं होती। मतलब मैं अगर कहता हूं कि आई एम इन मोशन, तो बिल्कुल ही ये गलत हो जाएगा मुझे कहना कि मैं मोशन में हूं। अगर मैं कहता हूं आई एम एट रेस्ट, तो ये भी शायद गलत हो कहना। तो किन बातों पर डिपेंड करेगा वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, उसे समझते हैं। देखिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन को बताने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक, आपका पोजीशन का चेंज होना, आपकी पोजीशन अलोंग विद द रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर पॉइंट हम कहते हैं। तो जरा देखिए, अगर कोई भी कार यहां पर आपको दिख रही है, जैसे कि ये कार मूव कर रही है, आपकी समझना, ये कार मूव कर रही है, ये कार मूव कर रही है, इसके अंदर जो लोग भी बैठे होंगे, इस कार के अंदर जो भी बैठे होंगे, क्या वो मोशन में या रेस्ट पर हैं? कैसे पता करेंगे आप? जो भी इस कार के अंदर बैठे हैं वो रेस्ट पर हैं या मोशन पे, कैसे पता करेंगे? अगर कोई इस कार के बाहर कोई है, इफ देयर इज समवन हु इज आउटसाइड द कार, अगर वो देखता है इस कार को, तो थोड़े समय बाद कार की पोजीशन यहां से यहां आ जाएगी। मतलब आपके कार ये यहां पहुंच जाएंगे, है ना? आफ्टर सर्टेन टाइम दिस कार विल चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम हेयर टू हेयर। किसके लिए? इसके लिए। मतलब ये कार और इसमें बैठे हुए जो लोग हैं, द पर्सन हु इज सिटिंग इन द कार, दे आर इन मोशन फॉर दिस पर्सन, इस पर्सन के लिए। मतलब मोशन को बताने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है कि चेंज इन पोजीशन होना जरूरी है। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का चेंज होना जरूरी होता है। साथ में ये कैसे आप पता करेंगे कोई चीज मोशन में है या चेंज कर रही है अपनी पोजीशन? विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैंने इसे माना है, उसके लिए तो ये मोशन में है बिकॉज ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है एंड द पीपल हु आर इनसाइड द कार दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन टू। जरा देखिए, क्या ये दो लोग जो कार के अंदर बैठे हैं, अगर वो यहां से यहां भी चले जाते हैं, तो क्या उनकी पोजीशन बदलती है? क्या उनका जो उनकी जो पोजीशन थी वो चेंज हुई? देखिए, if the person is sitting in the car and the car starts moving and reaches at this point, अगर कार यहां पहुंच जाता है, क्या ये दो लोग अपने पोजीशन से कहीं और चले गए? नहीं, वो जहां बैठे हैं एक दूसरे के लिए, वो वहीं पर बैठे हैं। इट मींस दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं। हालांकि गाड़ी चल रही है, वी ऑल नो द कार इज मूविंग, द कार इज कैसे मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, बट स्टिल दे आर एट रेस्ट फॉर ईच अदर, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो मोशन को डिफाइन कैसे करना है हमें? when it changes, when the object changes its position, when there is a change in position with respect to what? With respect to a reference point, जिसे हम frame of reference भी कहते हैं।
इसको थोड़ा और भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप रेस्ट पर हैं, यू आर सिटिंग इन अ रूम, आप तो कमरे में बैठे हैं, सोचो क्या आप रेस्ट पे हो। चलो मैं मान लेता हूं कि आप अपने कमरे के अंदर बैठे हो, ठीक है, लेकिन क्या आप क्या आप अर्थ पर नहीं हो क्या? बिल्कुल सर, आप अर्थ के ऊपर हो, हम सब अर्थ के ऊपर हैं, वी ऑल आर ऑन द अर्थ। नाउ इफ देयर इज समवन, देयर इज एन एस्ट्रोनॉट और अ पर्सन हु इज ऑन द मून, अगर कोई मून पर है या स्पेस के अंदर है तो क्या होगा? अगर यहां से, अगर ये बंदा यहां से ऑब्जर्व करेगा, अगर यहां से ऑब्जर्व करेगा तो पता है क्या होगा? यहां से ऑब्जर्व करने पे लगेगा अच्छा ये तो रोटेट कर रहा है, ये तो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इट मींस द अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, अर्थ इज मूविंग, इट चेंजिंग इट्स पोजीशन। द पर्सन हु वाज हियर विल चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम हियर टू हियर व्हेन द पर्सन हु इज ऑन द मून, एंड इफ यू आर कंसीडरिंग दिस पर्सन एज अ रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर, अगर यहां से देख रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में तो रोटेशन हो रहा है, मूव कर रहा है, तो हम भी मूव कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा, बट वी आर ऑल मूविंग ना, वी आर ऑल आर चेंजिंग आवर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है, मैंने आपसे पूछा कि आप रेस्ट पे हो, आपने कहा सर मैं रेस्ट पे हूं, मैंने कहा आप मोशन में हो, बिल्कुल आप मोशन में भी हो, मैं भी रेस्ट और मोशन पे हूं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एट रेस्ट आल्सो और इज इन मोशन डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। इफ यू सी दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, हो ही नहीं सकता, for some other reference point, for some other observer, that object will be in motion as well। clear है? तो motion and rest are relative terms, याद रखिएगा, both motion and rest, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, motion and rest are not absolute and rest are relative। it means it cannot be absolute, we cannot define motion in absolute term, दोनों के दोनों क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। आई होप यहां पर समझ में आ गया। तो डिफाइन करना बहुत आसान है। व्हाट इज रेस्ट? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और एन ऑब्जर्वर, तो वहां पर वो क्या होने वाला है? मोशन में। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन, चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, तो वहां पर हम मोशन का नाम देंगे। तो मोशन का डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, रेस्ट का भी डेफिनेशन बट डज नॉट लगा देना, आपको सिंपल बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। चलो मान लेते हैं दो बसेस हैं, बस नंबर ए, दूसरा बस है यहां पर बस नंबर बी। जरा देखिए, इस बस में बहुत से लोग बैठे हैं, इस बस में भी बैठे हैं, ओके, द बोथ इज मूविंग विद v वेलोसिटी, दोनों के दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी के साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, क्या बस ए मोशन में है या रेस्ट में है? क्या बस बी मोशन में है या रेस्ट में? आप क्या बोलोगे? सर ये बस इसके रिस्पेक्ट में, फॉर विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तो रेस्ट पे है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ए रेस्ट पर है, क्योंकि दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, नो वन इज गोइंग अहेड और बैक बिकॉज दे हैव द सेम स्पीड ऑफ वेलोसिटी। अगर दोनों में सेम स्पीड ऑफ वेलोसिटी है तो बिल्कुल एक साथ जाएंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, मतलब उनकी पोजीशन नहीं बदल रही है टाइम के साथ एक दूसरे के लिए, दे आर एट रेस्ट। इवन द पैसेंजर आर एट रेस्ट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए पैसेंजर रेस्ट पर है। कैसे? यहां पर हाई करोगे पैसेंजर को, अगले बस वालों को, वहां विंडो से वो हाई करेंगे, थोड़े समय बाद भी आप हाई करोगे तो वही बंदा बैठा होगा वहां पर, वही लोग बैठे होंगे, है ना, चेंज नहीं हो रहा कोई बंदा वहां पे, तो पोजीशन नहीं बदल रही है, तो हम कहेंगे दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर है। तो रेस्ट और मोशन का तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर मोशन के बारे में। देखिए, मैं लीनियर मोशन क्यों कर रहा हूं? मोशन बहुत तरह के होंगे, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में ही आता है लीनियर मोशन। इसके बाद आपने कर्विलिनियर मोशन पढ़ा है, कर्व वाले मोशन, कर्व सरफेस पे, पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, बहुत सारे पीरियोडिक मोशन, सारे मोशंस आपने पढ़ रखे हैं। आई होप कि आपको पता भी होना चाहिए। यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। देखिए, मोशन 3 डायमेंशन में होंगे। अगर हम मोशन की बात करते हैं तो दिस मोशन कुड बी 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। याद रखिएगा, दिस मोशन कुड बी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल मोशन, और इट कुड बी 3 डायमेंशनल और बिल्कुल रैंडम मोशन जो हमारा होगा। 1 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा? इधर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन x डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन y डायरेक्शन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। यहां पे क्या होगा?
स्ट्रेट लाइन, या तो वो स्ट्रेट में जाएंगे एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में, इधर एक्स और वाई बिल्कुल यूं जा रहे हैं या फिर वर्टिकल मोशन कर रहे हैं, तो वो आपका वन डायमेंशनल मोशन हो गया। टू डायमेंशनल मोशन में क्या होगा कि वो एक्स भी और वाई भी जा रहे हैं, मतलब वो एक्स भी जा रहे हैं और वाई भी जा रहे हैं एक साथ। ये कब देखने को मिलता है? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो या फिर कर्व मोशन कर रहा हो। किसी आपने बॉल को अगर फेंका है तो ये बॉल कहां जाएगा? इस तरह का ये बनाएगा, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम पढ़ेंगे, है ना। मोशन इन टू डायमेंशन। एक अगर किसी बॉल को आपने उछाला, वो बॉल ऐसे जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है। 3D मोशन में एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में मोशन होंगे, है ना। एक्स वाई और जेड तीन प्लेन होते हैं हमारे पास, तीन एक्सिस होती है, तीनों एक्सिस में यहाँ पर मोशन हो रहा होगा, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। हमारे चैप्टर में लीनियर मोशन के बारे में ही पढ़ना है, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे जो कि बाद में। आई होप इट इज क्लियर ना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, अगर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इजंट इट, इट कवर्स अ डिस्टेंस ना, इट कवर्स सर्टेन डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस कवर अप करता है। 9th और आईसीएसई सीबीएसई दोनों के लिए ये अच्छे से समझ लीजिएगा, बाद में बहुत यूज होने वाला है इनका। तो talking about uniform and non-uniform motion, if an object is covering a particular distance in same time, okay, every time it covers the same distance in same time, we call it uniform. कैसे समझ लो? Suppose कि आप अपने घर से निकलते हो, आप अपने घर से निकले बच्चा, ये आपका होम है ना। आपको कहां जाना है? आपको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है। आपने 9 AM पर घर से निकले, आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? 0 मीटर, लेट्स से 0 मीटर कवर किया। थोड़े समय बाद 9:15 पे मैंने घड़ी चेक किया, आपकी जो डिस्टेंस कवर आपने किया था ना, दैट वाज, लेट्स से यू कवर्ड 200 मीटर, 200 मीटर, है ना। या फिर मैं इजी कर देता हूं, इसे किलोमीटर में रखता हूं ताकि इजी हो जाए। अब 9 में आप 0 किलोमीटर पे थे, आफ्टर 9:15 में आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। 9:30 मैंने चेक किया घड़ी में, तो आपने 4 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था। ओके। देन मैंने 9:45 पे चेक किया था, आपने 6 किलोमीटर कवर कर लिया। बहुत बढ़िया। 9:50 यानी कि मैंने जब 10 बजे चेक किया, 1 घंटे बाद, तो आपने 8 किलोमीटर कवर कर लिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जरा देखो, मतलब अगर टाइम देखने जाते हो, ये आपका डेस्टिनेशन है, ये आपका डेस्टिनेशन है जहां जा रहे थे आप हर बार 15 मिनट का अपने टाइम गैप लिया है। इट मींस आपने घड़ी कितनी बार चेक किया है? आफ्टर एवरी 15 मिनट, मतलब यहां पर 15 मिनट का गैप है, आफ्टर एवरी 15 मिनट। अगर देखोगे तो डिस्टेंस भी आपने सेम ट्रैवल किया, सेम डिस्टेंस वाज ट्रैवल, इट मींस यू ट्रैवल 2 - 0 2 किलोमीटर, 4 - 2 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। क्या समझ में आ रहा है? हर बार देखो, यहां पर भी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 2 किलोमीटर, यहां भी 2 किलोमीटर, मतलब फॉर एवरी 15 मिनट यू कवर 2 किलोमीटर। हर 15 मिनट में आपने 2 किलोमीटर कवर किया, आपने घड़ी चेक किया तो। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल है तो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर। 2 किलोमीटर 15 मिनट में 2 किलोमीटर, 15 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इन 15 मिनट। इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा कब होता है? व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब आपकी स्पीड या वेलोसिटी, आप कहेंगे क्या है, मैं बताऊंगा क्या ये चीज है। अगर वो कांस्टेंट है तो, कांस्टेंट का मतलब अगर आप जा रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है? हर 1 घंटे में आप 30 किलोमीटर करोगे। 30 किलोमीटर एवरी आवर, एवरी 1 आवर यू विल कवर 30 किलोमीटर, नो मैटर। ऐसा होता नहीं, बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वी अप्लाई ब्रेक्स, बहुत सारे ट्रैफिक्स वगैरह होते हैं, हमें कहीं रुकना होता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम हर बार 30 किलोमीटर की रफ्तार से जाएं और बिल्कुल ही इसी रफ्तार पे रहें। सो स्पीड एंड वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, इन दैट केस ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसे हम यूनिफॉर्म कहेंगे। अगर ये डिस्टेंस टाइम इंटरवल सेम रखना है,
इक्वल टाइम इंटरवल को बोलोगे आप डेफिनेशन में, इनइक्वल टाइम इंटरवल। डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहे हो आप, मतलब कभी ब्रेक लगाते हैं आप और किसी ट्रैफिक में जाते हैं, उस केस में आपकी डिस्टेंस कवर अलग अलग हो जाएगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। चलो देखते हैं क्या है डेफिनेशन, लिख लीजिएगा। यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मैंने बताया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन द सेम टाइम इंटरवल, इन द सेम टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम, बिकॉज किसी एक को तो सेम रखना है ना, तो आपने इक्वल टाइम इंटरवल रख दिया, उसमें आपने बॉडी को सेम डिस्टेंस मूव कराया। समझ में आ रहा है? अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं आप, कमेंट में लिखेंगे और मुझसे टेलीग्राम पे जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप पूछ सकते हैं कि सर ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा उसको अच्छे से आपको दोबारा समझा पाऊं। ठीक है, अब ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये आपको टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो हर टाइम में सेम डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन। लेकिन वही नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ थोड़ा सा पैराबोलिक कर्व बन जाता है ना, कर्व ग्राफ बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन से अनइक्वल डिस्टेंस, बार बार आप डिस्टेंस आगे पीछे कर रहे हो लेकिन टाइम सेम आपने यूज किया है। यहां से आईसीएससी की टॉपिक भी शुरुआत होती है, समझिएगा अच्छे से। आपने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी, अगर पहला चैप्टर जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पहले भी पढ़ रखा होगा आपने। पता है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे आप मेजर कर सकते हो। तो जरा सोचो कौन कौन सी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, इसे मेजर कर सकते हो। मास मेजर कर सकते हैं सर, एरिया, वॉल्यूम, है ना, इन सबको मेजर किया जा सकता है। लेकिन जब मेजर करेंगे ना तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो डिफरेंट कैटेगरी में बांट देंगे, ग्रुप में बांट देंगे। द फर्स्ट वन विल बी स्केलर क्वांटिटीज एंड द अदर वन विल बिकम वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये स्केलर क्या है? अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो मास है ना वो 50 kg ईस्ट है। सुनने में अजीब से लग रहा है? आपके बॉडी का मास आप 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम ईस्ट में है। ऐसा नहीं कि ईस्ट में आपकी ज्यादा मास है, आपका वेस्ट से ज्यादा मास है, आपका नॉर्थ से ज्यादा मास और आपकी बॉडी में, इट्स नॉट लाइक दैट ना, इजंट इट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्केलर क्वांटिटीज वी हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड वर्ड क्या होता है? जब आप लिखते हो ना 50 kg, आपको पता है ना ये वैल्यू आपकी मैग्नीट्यूड है, ये आपकी यूनिट होती है ना? तो अगर इस यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू को मिला देंगे, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या ये यूनिट होगी, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। कहेंगे इसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में जो मेजर कर रहे हो आप, अगर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, दैट वैल्यू इज सेड टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इफ यू मेजर मास, अगर आप मास मेजर कर रहे हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, ऑल दिस क्वांटिटीज will have only magnitude, only value, no direction at all, nothing to do with the direction। तो मैं कहता हूं अगर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो आप किस डायरेक्शन में गए, कहां से आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। इन दैट केस इट इज डिस्टेंस हियर, इट इज डिस्टेंस हियर व्हिच इज अ स्केलर क्वांटिटी। इवन टॉकिंग अबाउट एरिया एंड वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे उन सब में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude is called a scalar quantity, and the physical quantities which have both magnitude and direction, इसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, मतलब स्ट्रेंथ भी बता रहे हो, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट लेफ्ट, किस एंगल पे, वो भी एंगल से भी डायरेक्शन समझ में आता है ना? किस एक्सिस पर जा रहे हैं, एक्स वाई जेड किस एक्सिस पे जा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, वो हमें वेक्टर से समझ में आता है। और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारे फोर्स, दिस आर वेक्टर क्वांटिटीज, याद करेंगे बहुत अच्छे से। अब हम इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। हमने क्या पढ़ लिया? हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लिया, मोशन के बारे में पढ़ा, हमने ये देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हमने अलग अलग ग्रुप में बांटा है, स्केलर एंड वेक्टर। बट ये डिस्टेंस क्या है? अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन को एक्सप्लेन करेगा, विच विल एक्सप्लेन मोशन, विच विल डिफाइन मोशन, विच विल गिव अ शेप टू द मोशन, जो कि मोशन के बारे में और इंफॉर्मेशन आपको देता है। एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्टेंस। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो एक चीज देख लेते हैं। इफ यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड यू मूव्ड टू दिस पॉइंट बी, ओके, हमने कहा आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया,
ये 5 किलोमीटर क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ है। क्या बच्चा, लेंथ है। तो पता है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट यू कवर। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, इस रास्ते का, जिस रास्ते को आप पर चले हो ना, उसका लेंथ कितना है। तो कैसे बोलोगे, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, लेंथ ऑफ द पाथ covered by a body or covered by an object, covered by an object, ठीक है। the total length of the path covered by an object is called its distance. okay, no matter what path you choose, आप यहां से चलना शुरू करते हो और आपने कौन सा पाथ चूज किया है, आपने ये वाला पाथ चूज किया है, आपने कोई और पाथ चूज किया है ए से बी तक जाने के लिए, नो मैटर एट ऑल। इसी पाथ को देखे ना, अगर अगर हमें पता है दैट यू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड यू हैव टू रीच बी, तो इधर यू कैन चूज दिस पाथ और यू कैन चूज दिस पाथ। नो मैटर विच पाथ यू चूज, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ विच यू हैव कवर्ड, दैट विल गिव द डिस्टेंस। हो सकता है यहां से यहां जाने में 5 किलोमीटर लगे, इधर से 10 किलोमीटर लग जाए और इधर से तो सिर्फ आपको 8 किलोमीटर लगे। तो ये डिस्टेंस आपकी इस लेंथ को आप जब कवर करेंगे ना, दैट लेंथ विल बी द डिस्टेंस दैट यू हैव कवर्ड। You know what is the unit of distance? How will you find out in what unit you find out the distance? SI unit of distance is meter. क्या होता है बच्चा, मीटर। मीटर में हम मेजर करते हैं SI यूनिट यानी कि डिस्टेंस को। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इट हैज नो डायरेक्शन एट ऑल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके पास कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है। नॉर्मली जो डिवाइस हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए डिस्टेंस, तो हमारे पास ओडोमीटर होता है। क्या होता है, ओडोमीटर। गाड़ियों वगैरह में लगा होता है ओडोमीटर। किस लिए यूज होते हैं, ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। हालांकि बहुत सारे टेक्निक्स यूज करने के लिए, गाड़ियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसे डिवाइस जिसमें के मशीन्स वगैरह में ओडोमीटर लगे होते हैं, है ना। तो ओडोमीटर का काम क्या है, टू मेजर डिस्टेंस। आई होप आपको डिस्टेंस के बारे में इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट यू हैव कवर्ड, SI यूनिट इज मीटर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा इसमें आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किस लेंथ पाथ चूज करते हो, दैट विल बी द डिस्टेंस। ऐड कर देंगे, यू विल गेट योर डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट सिंपली टेल्स यू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट मींस मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू a point, okay, at a final point. Suppose there is a person who starts moving from this point, starts its movement from this point. इस point से वो चलना शुरू करता है। मेरी बात समझना, एक पर्सन है जो यहां से चलना शुरू करता है, दिस स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम इसे कहेंगे इसकी इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड दिस, सपोज ही वांट्स टू रिच एट दिस पॉइंट, तो ये इसकी फाइनल पॉइंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फाइनल पॉइंट। मेरी बात समझिए, जहां से आप चलना शुरू करते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन है, दैट विल बी द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो मेरी बात समझो, हो सकता है फाइनल पॉइंट आपकी यहां हो, यहां हो, नो मैटर आप कहां जाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट है क्या, इनिशियल जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड पॉइंट आपका क्या है, उनके बीच एक स्ट्रेट लाइन आपको डिस्टेंस पता करनी है। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, चलिए मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल, यू स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड यू हैव टू रीच, ओके, दिस पॉइंट बी। तो अगर आप देखो, आप इस रास्ते को यहां से भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, आप इसे यूं भी जा सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहां पहुंचने के लिए जब मैं इस रास्ते से गया, आई टुक 2 किलोमीटर। अब मैं इस रास्ते से गया ना, तो आई टुक 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस एट दिस A to B was 2 plus 1 plus 1, 2 plus 1 plus 1, that was 4 किलोमीटर। लेकिन यहां से यहां जाने में मुझे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 2 किलोमीटर लगा, है ना। तो पता है मैंने क्या समझा, मैंने ये समझा जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है।
हाँ, अगर आप ए से बी स्ट्रेट लाइन में जाते हो तो वही डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस हो जाता है। इसे दूसरे तरह से समझते हैं, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है आपको। चलो यहां देखो, ये हमारे पास रामू काका हैं। सुबह सुबह रामू काका जॉगिंग पे जा रहे हैं। अब रामू काका जॉगिंग पे जा रहे हैं तो उन्होंने यहां से चलना शुरू किया और फाइनल वो पहुंचेंगे कहां? रामू काका देख लो, अब रामू काका पहुंच गए यहां, रामू काका यहां पहुंच गए। मुझे बताओ इनकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो आप बोलोगे सर यहां से यहां जाने में कितना लग रहा है? दैट वाज 10। बहुत बढ़िया, 10 मीटर। 10 मीटर आपकी डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सर डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है। मेरी बात समझना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल 10 मीटर उसने कवर अप कर लिया है, तो डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही, स्ट्रेट लाइन तो यही डिस्टेंस है ना। अब रामू काका का मन हुआ कि वापस चलते हैं। अब मेरी बात समझो, रामू काका का मन क्या हुआ? रामू काका यहां से चलना शुरू किए, अब वो यहां पहुंचकर फिर बोले कि वापस ही आते हैं, चलो रामू काका वापस जाने लगे। अब रामू काका यहां पहुंच गए, वो वापस आकर यहां पहुंच गए। मतलब रामू काका पहले कहां गए थे? रामू काका पहले गए थे टुक 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 इधर गए, अब वो वापस यू टर्न होकर इधर आ गए, है ना। अब मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो गए तो वापस भी आए, तो अगर आप डिस्टेंस देखने जाओगे ना तो डिस्टेंस उन्होंने आपको ऐड करना होगा टोटल। फ्रॉम हेयर इनिशियल पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस वाज 10 मीटर, एंड फ्रॉम 10 टू 4 ये कितना है? ये 6 मीटर हो गया ना। देखना 10 से लेकर 4 तक कितना बचा? ये 6 हुआ। तो आप करोगे सर 10 प्लस 6 टोटल 16 मीटर डिस्टेंस है एट दिस पॉइंट, आपका ये फाइनल पॉइंट है। तो ना अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने जाएंगे आप ना तो क्या करना होगा आपको? इनिशियल से फाइनल, ये आपकी इनिशियल पॉइंट थी, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन बन गई। क्योंकि आप वापस आ रहे थे तो यहां रुक के चाय वगैरह पी रहे थे, तो ये जो पॉइंट होगा आपका इनिशियल से फाइनल, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। एंड इफ यू सी इट इज 4 मीटर ओनली, इट इज 4 मीटर ओनली, 4 मीटर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि जब कि स्ट्रेट लाइन इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस होगी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, एंड दैट विल बी 4 मीटर इन दिस केस। अगर वापस ये घर चले आते तो क्या होता? अगर वापस घर आ जाते रामू काका तो आपके डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाते, है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाते। यहां से चलना शुरू किया, आप यहां पहुंच गए, आप वापस आ गए इस जगह पे, तो पता है आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियल भी यहीं पर, फाइनल भी यहीं पर, तो इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिएगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, it is the shortest straight line distance, a straight line distance from initial to final point, from initial to final point, ठीक है। When our body covers एक डिस्टेंस और डिस्टेंस, तो वहां पे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा? अब इसे भी हम मीटर में मेजर करते हैं, हम सबको पता है इट इज मेजर इन मीटर, सेम। लेकिन फर्क क्या है? जब कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहां पर डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है आपका। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन जुड़ा होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया है अगर, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम्स। अगर आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, यू केम टू दिस पॉइंट बी, फिर आपने क्या किया? थोड़ा सा लेफ्ट लिया, आप इस पोजीशन पे गए, थोड़ा सा लेफ्ट लिया, आप यहां पहुंच गए सी पर। ये डिस्टेंस जो आपने कवर किया है, यू कवर्ड, लेट्स से यू कवर्ड 4 किलोमीटर, लेट्स से 4 मीटर और 4 किलोमीटर, और यहां से यहां आपने जो कवर किया है वो आपने 3 मीटर कवर किया है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। बताइए कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट आल्सो।
जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, पॉज करके फाइंड आउट कीजिए। पॉज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं कैसे आपने निकाला है। तो आपको करना क्या है यहां पर, यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ना। Distance is quite simple. You started from this position and you reached at this particular position. You have to add the total distance. So from here to A to B it is 4 meter. From B to C it is 3 meter. So the distance will come out to be, distance कितना होगा? तो अच्छा distance आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, that gives 7 मीटर। बहुत बढ़िया। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालने जाओगे ना, तो कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे? This will be your initial, एक सेकंड, हाँ चलिए, आपके ये वाली पॉइंट देखना, इनिशियल से फाइनल के बीच की आपकी जो डिस्टेंस होगी वही तो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। फ्रॉम इनिशियल, या आपका इनिशियल था और आपका फाइनल पोजीशन वहां, इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी। अब कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम देखिएगा, निकल जाएगा। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस AC विल बी द डिस्प्लेसमेंट, AC इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड हाउ विल यू फाइंड आउट AC? AC जो कि ये डिस्टेंस है फ्रॉम A टू C, AC विल बी रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये कितना आ रहा है? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी रूट अंडर 25। रूट अंडर 25 का मतलब क्या होता है? 5। रूट अंडर 25 का तो मतलब 5 होता है ना। कितने का स्क्वायर है ये? स्क्वायर रूट है 5 का, तो आप लिखेंगे 5, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है AC वो 5 मीटर है। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका 5 मीटर है। आई होप इट्स क्लियर ना। बहुत बढ़िया, समझ गए। अब जरा सोचो, एक और क्वेश्चन में देता हूं आपको, सर्कुलर क्वेश्चन देता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स सी, इसे मैं हटा रहा हूं, समझिए। अगर एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, कोई भी बॉडी है, एंड इट्स लेट्स से इट हैज 7 मीटर ऑफ रेडियस, 7 मीटर ऑफ रेडियस। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, यहां से स्टार्ट होता है और वो यहां पर पहुंच जाता है जो इसके एंड पॉइंट है ना, इस तरह से जाकर। मुझे इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएंगे आप? डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? देखो इस केस में डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस तो बहुत इजी है, आप सरकमफ्रेंस से निकालोगे। टुक 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 टुक, यूं गया सरकमफ्रेंस, ये हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस है, तो क्या लिखोगे आप? डिस्टेंस आपका क्या होगा? सरकमफ्रेंस का हाफ, यही होने वाला है, सरकमफ्रेंस का हाफ। यानी कि आपको जो 2 पाई आर था वो पाई आर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जो हमारे पास सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का, दैट विल बी पाई आर। पाई आर, पाई कितना होता है? 22/7। रेडियस आपके पास ऑलरेडी 7 दे रखा है, 7 7 कट जाता है। अच्छा, ये 22 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर? डिस्प्लेसमेंट विल बी distance between initial and final point, and that is nothing but diameter, 7 + 7। diameter ये किसके बराबर होंगे? ये diameter के बराबर होंगे, and that will further 14 मीटर। कितने आ गए? 14 मीटर आपका diameter हो गया। Is that clear? समझ में आ रही है चीजें? ओके, अगर आपसे यहां पूछेंगे तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस? 1/4 कर देना सरकमफ्रेंस का, डिवाइड बाय 4, इट विल बी योर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे? ये आपके पास 7, ये आपके पास 7, यहां से यहां तक पाइथागोरस थ्योरम लगा देना इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए पाइथागोरस, तो आपका ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जहां का पूछ रहे हो वहां का आपको निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल सी चीजें हैं और इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे होता है कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या, दोनों तो एक ही चीज लग रही है सुनने में ना। See, speed and velocity are same. The only difference is the difference of direction again, as distance and displacement.
देखो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ जो हमारे पास डिफरेंसेस है पूछे जाते हैं वो भी मैं यहाँ पे करवा देता हूं ताकि आपको इजी रहे आपके लिए। सो एक बार आप पॉइंट बना लेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिफरेंस क्या होने वाला है, बहुत सिंपल है। अगर आप अगर आप देखें तो डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर होने वाले हैं या डिस्प्लेसमेंट से बड़े होंगे, छोटे कभी नहीं हो सकता आपका डिस्टेंस, है ना। अगर आप देखोगे तो द डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, है ना, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है पता है, देखो ये भी हमें पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन आल्सो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके उसके बाद डिस्टेंस इज स्मॉलर, सॉरी डिस्टेंस इज ग्रेटर, डिस्टेंस इज ऑलवेज या तो वो ग्रेटर और इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से कभी भी वो छोटे नहीं हो सकते। डिस्टेंस तो हमेशा या तो बराबर होगा स्ट्रेट लाइन में है तो, या फिर उससे बड़ा होगा। और यहां पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट विल बी इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अपने वर्ड में लिख लेना, या तो वो डिस्टेंस के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, है ना। और क्या बता सकते हो, और आप बता सकते हो कि ये डिस्टेंस हमारा कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, इसे आप जीरो नहीं कर सकते हो, डिस्टेंस तो ऐड ऑन होता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट अगर वापस इनिशियल जो हमारा फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो एज वेल, वो जीरो भी हो सकता है। समझ गए। अच्छा एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, ये जो मैं ये आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। आप किसी भी डायरेक्शन को ए से बी तक जा रहे हो ना, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकता है। अगर आप वापस आओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वापस आओगे ना तो डिस्टेंस ये ऐड होकर बढ़ जाएगा, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा या ग्रेटर देन। तो आपको याद रखना है डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। एक बात और बताऊं, जो मैं स्केलर वेक्टर कहते हैं ना, वो पहचानते कैसे हो, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बच्चा हम नॉर्मली लिखते कैसे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर रिप्रेजेंटेड बाय एस, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एस। अब ये एस क्या है, एस का मतलब होता है स्पेशियम, है ना, स्पेशियम, लैटिन वर्ड स्पेशियम जिससे ये लिया गया है, स्पेशियम से एस वर्ड लिया गया है। तो एस को अगर आप थोड़ा डार्क बना के लिख दोगे ना तो आप समझ लेना वेक्टर है, या ऊपर लगा दोगे तो वेक्टर है। पता लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, समझ में आ जाता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। मैं यहां पर क्या बता रहा हूं कि जो वेक्टर होते हैं ना नॉर्मली बुक्स वगैरह में, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एरो से, फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्स की बात करता हूं तो ये आपका वेक्टर है, या फिर आप क्या करोगे, इसे थोड़ा सा डार्क बना दोगे, इसे आप थोड़ा सा बोल्ड में लिखोगे तो ये समझ में आएगा ये वेक्टर है ना। इस तरह से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैप से भी करते हैं नॉर्मली, इस तरह से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ गए। और इस डिस्टेंस और हम डिस्प्लेसमेंट को इससे ही लिखने वाले हैं, हमारे बुक में इसमें ही दे रखा है, तो क्लियर है, इज दैट क्लियर। ओके आगे बढ़ते हैं। स्पीड, अच्छा ये डिस्टेंस की जो नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा, वो वेलोसिटी इनटू टाइम, वो आप याद रखिएगा। स्पीड और वेलोसिटी क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी
की जब बात करेंगे तो वो सिमिलर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तरह ही आपको डिफरेंस नजर आएगा। क्या डिफरेंसेस है ये देखते हैं। आपको पता है डिस्टेंस और जिस तरह से स्केलर है उसी तरह से स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड है क्या? स्पीड की जब बात करते हैं तो आप याद रखिएगा, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस आपका कितने टाइम में कितना कवर अप हो रहा है। इट मींस द डिस्टेंस दैट यू हैव कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम इज नथिंग बट द स्पीड। जब मैं आपसे पूछता हूं आप ना 2 किलोमीटर आए, कितने टाइम में आ गए? अगर आपको टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड निकाल लोगे। तो आप इसे कह सकते हो ना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसे फॉर्मूले में कैसे लिखोगे आप? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, स्पीड जिसे हम v कहते हैं, v इज इक्वल टू s बाई टी, है ना। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसे मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकेंड। ये तो पता है, मीटर एंड सेकेंड, इट विल बी मीटर पर सेकेंड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये आपकी ऐसा यूनिट हो गई। इसे मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से। ये बातें समझ में आ गई स्पीड के बारे में। इसमें डायरेक्शन नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि आप किस रफ्तार से जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अगर वहीं आप इसके बारे में बात करेंगे ना, वेलोसिटी के बारे में, if you talk about velocity is the rate of change of displacement because it has direction. It will consider displacement in this case. It is a rate of change of displacement. Rate of change of displacement मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसके फॉर्मूले में भी यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट को ही यूज करना है, यानी कि जो डिस्टेंस अपॉन टाइम था वो आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करना होगा। मतलब फॉर्मूला लिखने के लिए आपको एस बाई टी ही रहेंगे, लेकिन आपको याद रखना है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखो नॉर्मल लाइफ में अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हो, तो अगर आप गाड़ी चलाकर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो ना, तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी सेम रहने वाली है। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उस केस में स्पीड भी आपका सेम है और वेलोसिटी भी सेम है। इफ यू आर ट्रैवलिंग विद अ बाइक इन विद 50 किलोमीटर पर आवर, इन दैट केस इन अ स्ट्रेट लाइन यू हैव सेम वेलोसिटी एंड स्पीड, बिकॉज़ डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग ना, वहां पर डायरेक्शन नहीं है। इसलिए अगर डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी बदल जाएगी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वो अब हम नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हम जा रहे हैं। सो वी आर कंसीडरिंग डायरेक्शन इन दैट केस, तो इट्स अ वेलोसिटी है, इट्स अ वेलोसिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बच्चा? वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स यूनिट इज अगेन मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सिंपल है ये, आप याद रखिएगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपसे मैं कहता हूं कि आप ना पटना से, या सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली, है ना, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली, ओके, is it possible to have the same speed at every time interval? No, it's not possible to attain the same speed, to remain at the same speed when you are traveling from Patna to Delhi or Delhi to Mumbai, anywhere same speed पे रह नहीं सकते आप। मतलब अगर आप देखो जरा, अगर आप बिल्कुल दिल्ली से पटना से दिल्ली जा रहे हो और आपकी गाड़ी की स्पीड सेम रहे हर टाइम पर, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप 20 किलोमीटर पर आवर से शुरू करते हो और यहां पर आपकी स्पीड हो सकती है कि आपकी स्पीड हो जाए 50 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। देखो हर पॉइंट पर गाड़ी की स्पीड तो अलग अलग है, तो आप इसे कैसे बताओगे? मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी जब आप पटना से दिल्ली गए, तो आप तो बता ही नहीं सकते। तो क्या करोगे? आप एक एवरेज बताते हो। हम लोग जो बोलते हैं ना, नॉर्मली वी टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी। सो इन जनरल लाइफ द स्पीड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कैसे करना है? हाउ डू यू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट, इफ यू टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, इट इज टोटल डिस्टेंस वी हैव व्हिच वी हैव कवर्ड, द टोटल डिस्टेंस
द टोटल डिस्टेंस विच यू हैव कवर्ड, द टाइम विच यू हैव टेकन टू रीच, नो मैटर बीच में आपने थोड़ा सा नाश्ता किया हो सकता है थोड़े से आपने रिलैक्स किया हो बैठकर, कितना भी टाइम स्पेंड किया हो आपने, टोटल टाइम आपने कितना लिया। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना। बीच में आप बैठकर टाइम पास भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी भी आपका वैसे ही हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी भी आपकी वैसे ही निकलेगी। कैसे निकलेगी एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे यहां पर। क्या करेंगे बच्चा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर मैं कहता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, तो आप याद रखना कि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो यहां पर वेरिएबल है, सारा वेरिएबल वेलोसिटी है और स्पीड है ना। So average speed is total distance which you have covered by total time, and the average velocity is total displacement of the body divided by total time which you have covered. याद रहेगा। और नॉर्मल डेली लाइफ में हम तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ही हमें बात करनी होती है। अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहूंगा विच इज नथिंग बट कन्वर्जन। अगर आपको किलोमीटर में वैल्यू दे रखी हो, किलोमीटर पर आवर में, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, बहुत सिंपल, आप सबको पता है, वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 3600। तो अब करना क्या है? आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है जो वैल्यू हो बाय 5/18। अगर आपको वैल्यू मीटर पर सेकेंड में है एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या करोगे? उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। जो भी आपको, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर एंड यू वांट टू चेंज इट टू मीटर पर सेकेंड, तो क्या करोगे? आप इसे 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 टू टाइम्स 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह से अगर आपको किलोमीटर को किलोमीटर में करना हो पर सेकेंड में स्पीड को, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे आ रहा है? बस वही है, मल्टीप्लाई 3600 से। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, उसी अकॉर्डिंगली आप तो बचपन में आपने किया भी होगा। सिंपल सा कन्वर्जन मेजर करते हैं हमें, स्पीडोमीटर हमारे पास होता है यूजिंग व्हिच यू मेजर स्पीड एंड वेलोसिटी। एक्सीलरेशन, अच्छा यूनिफॉर्म की जब बात करेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड। जब ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड हो, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा हो, तो यूनिफॉर्म, सेम टाइम इंटरवल में इट कवर्स सेम डिस्टेंस, इट्स अ यूनिफॉर्म केस। ओके, चलिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? देखिए, आपने अगर बाइक चलाया हो, बाइक वैसे भी नहीं चलाया तो अच्छी बात है, बिकॉज अभी आप उस एज तक नहीं पहुंचे कि आप बाइक चलाएं, और आपको चलाना भी नहीं चाहिए। अगर किसी को चलाते हुए देखा हो, अगर आपने बाइक को नहीं, अपने कार भी देखा हो, देखा तो होगा एटलीस्ट, तो वहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा? देयर इज समथिंग विच वी कॉल एक्सेलरेटर, है ना। एक्सेलरेटर होता है, उसका काम क्या है? अगर गाड़ियों में बैठ के आप एक्सेलेटर को देखते हो, किसी भी अपने गार्जियन को, अपने फादर को, अपने भैया को देखते होगे, तो करते क्या है वो? एक्सेलेटर को जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, व्हाट हैपेंस? द व्हीकल, द कार और द बाइक स्टार्ट्स मूविंग विद अ ग्रेटर स्पीड। द स्पीड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ना, स्टार्ट्स टू इंक्रीज, मतलब स्पीड बढ़ जाती है आपकी, स्पीड इंक्रीजेस इन दैट केस। जब आपने एक्सेलेटर को थोड़ा सा लिया है, अब एक्सेलेटर आप डाउन करते तो क्या होता है? ब्रेक लगाने से पहले स्पीड डिक्रीजेस फर्दर एंड यू अप्लाई द ब्रेक। तो जो एक्सेलरेटर है ना, वो काम क्या कर रहा है? वो स्पीड को ज्यादा या कम करने के लिए यूज किया जाता है। उसी एक्सेलरेटर से वर्ड हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आता है। एक्सेलरेशन का मतलब भी सिंपल है, टू इंक्रीज वेलोसिटी और टू डिक्रीज वेलोसिटी। द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द वेलोसिटी इज व्हाट वी कॉल एक्सेलरेशन। इट मींस द चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट वी कॉल एक्सेलरेशन। चेंज कितना आपने वेलोसिटी में हुआ। तो जिनसे इसे वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे, और वेलोसिटी ही होता है जनरल लाइफ में हमारे। स्पीड तो क्या ऐसे होगा, हम तो हर बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं देयर इज अ कार और व्हीकल व्हिच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट हैज इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी। अभी इस गाड़ी की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल u है, u हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर सर्टेन टाइम t, its velocity has changed.
its velocity has changed and this is the final velocity. Okay, final velocity. Now you have to find out the change in velocity. आप कैसे निकालोगे चेंज? अभी इस गाड़ी की फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, कुछ समय बाद इस गाड़ी की स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, तो अब चेंज तो निकाल लोगे ना, 50 माइनस 30 है ना, कितना चेंज हुआ? 20 का चेंज आया है ना, तो वैसे ही चेंज निकालना पड़ता है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को कहते हैं कितने समय में कितना आपने चेंज किया है अपनी वेलोसिटी को। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, कितने समय में किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था ना, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आपकी चेंज ऑफ, इसको अगर हम मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, मैं इसे लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। क्योंकि रेट था तो टाइम से डिवाइड कर दिया। लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी है क्या? जितनी फाइनल है उसको इनिशियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी कम्स आउट टू बी v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम t। एक्सेलरेशन को मैं लिखता हूं a। ये जो फॉर्मूला आपके पास आया ना, दैट्स अ फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज इट? इट्स अ फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम, दैट गिव्स एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब इस एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट की, तो यहां जरा देखिए, ये पार्ट क्या है? वेलोसिटी। ये पार्ट क्या है? टाइम। वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये हमारे यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। आप इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और ms माइनस 2। ये आपकी यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की। ये देख के बता सकते हो ये आपकी एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? इट्स एन एक्सेलरेशन। अच्छा, इतनी बातें अगर समझ में आ गई ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मैं ऐसे पूछूं कि व्हाट वाज द वर्क ऑफ एक्सेलरेटर, क्या एक्सेलरेटर ने सिर्फ स्पीड को बढ़ाया है, 30 से 50 कर दिया, 20 से 30 कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन इफ व्हेन यू अप्लाई ब्रेक ना, बिफोर अप्लाइंग ब्रेक्स यू आल्सो लोअर द एक्सेलरेटर। यू कैन से वहां पर स्पीड को कम करते हो आप, एक्सेलरेटर कम करके। जब एक्सेलरेटर जैसे डाउन करते हो ना, स्पीड डिक्रीज इन दैट केस, इट मींस वहां पर जब स्पीड डिक्रीज कर रही है तब भी तो एक्सेलरेशन का ही काम हो रहा है ना, बट वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, देखिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा कब? ये नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होगा व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। मतलब आपने ब्रेक लगा दिया, आपने 30 किलोमीटर पर आवर से सीधा आपने फाइनल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर पे कर दिया। इट मींस इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, इन दैट केस इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपने ब्रेक लगाया, स्पीड कम हो रही है, पहले ज्यादा थी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, दैट इज रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन वहां कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब जरा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, समझा? आपने फ्री फॉल का केस सुना है? अगर नहीं तो क्या होता है फ्री फॉल, वो भी जान लीजिए। इसे आप लिख लेंगे अलग। चलिए हम थोड़ा फ्री फॉल के बारे में बात करते हैं। फ्री फॉल, ये फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल का मतलब होता है समथिंग विच फॉल्स अंडर ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के अंदर कुछ चीज गिर रही है ना, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है, फ्री फॉल में चूंकि वेलोसिटी तो उसकी चेंज हो रही है, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है ना। तो उसकी जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बढ़ रही होगी तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा पता है? इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं जी। एक्सेलरेशन को कहते हैं जी। इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये फिक्स होता है। इसकी वैल्यू
चेंज नहीं होती अर्थ पर, हर अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी, अर्थ पे ये फिक्स होता है नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप इसे लेकर चलते हो स्मॉल जी की वैल्यू को, है ना। अब ये डिपेंड करता है पोल पर कुछ और है, इक्वेटर पे कुछ और है, डिस्टेंस अर्थ से कितना दूर है सेंटर से, है ना। पोल पर इसकी वैल्यू कुछ और होगी, मैक्सिमम हो जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस कम करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मिनिमम, इस तरह की चीजें आप ना कहां पढ़ोगे, ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ोगे। तो बेसिकली यहां पर सिर्फ समझ लीजिए कि 9.8 मीटर पर सेकंड की वैल्यू होगी, स्मॉल जी कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं ये क्यों बता रहा हूं, पता है यहां एक्सेलरेशन तो हो रहा है, अब ये एक्सेलरेशन क्या वेरी कर रहा है, नहीं है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक वर्ड आपके सामने आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कब होता है, जब चेंज इन वेलोसिटी आपकी हो रही हो, हर बार जो चेंज इन वेलोसिटी सेम टाइम में सेम अमाउंट से होगा, उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये क्या केस कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। क्या इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, बिल्कुल वेरी कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, कैसे समझो। तो अगर मैं बात करता हूं ना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देयर इज अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u to v, its u was 10 meter per second and it changed its velocity from 220 meter per second in time 2 second। अगेन वो यहां से यहां जाएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, अगेन इन टाइम 2 सेकेंड। फिर वो यहां से यहां जाएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगेन 2 सेकेंड, देखा सेम टाइम में सेम अमाउंट से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। चेंज इन वेलोसिटी 10 10 10, टाइम 10 10 10, आप एक्सेलरेशन निकाल लो ना, सेम आने वाला है, v माइनस यू बाई टी 20 माइनस 10 बाई 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो, एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 माइनस 10 बाई 2 2.25, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ना। So when acceleration is constant, it means object is can say changes its velocity with the same amount of time in the same interval. We call it uniform acceleration. यहाँ पर uniform acceleration, यहाँ पर भी आपको uniform acceleration free fall के केस में देखने को मिलता है when the object falls under gravity. Clear है? यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कर रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है। Here the magnitude of the velocity changing. या क्या होता है फ्री फॉल में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, magnitude of velocity changes, डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन वही है। एक और केस आता है सर्कुलर मोशन का, जिसमें कि डायरेक्शन चेंज करता है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम रहती है, उस वजह से भी वेलोसिटी आपका चेंज होगा। सर उस बारे में बात करेंगे बाद में, अभी फिलहाल समझ लीजिए यहाँ पर डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी। तो एक्सेलरेशन होगा विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, बहुत सिंपल है, याद भी कर लेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी विद द सेम इन सेम अमाउंट एंड सेम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आई सपोज आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जानना जरूरी है, मैंने वो सारे कवर किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगता है कि इतने एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं है आपको समझने के लिए, या फिर आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहां पे आप मुझसे डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि वेलोसिटी क्या है आपको समझ में आ गया, एक्सेलरेशन। बट ये भी आपको याद रखना है, दिस एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है बच्चा, ये वेक्टर है, तो आप ये भी लिख लेंगे, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कुड बी नेगेटिव एक्सेलरेशन आल्सो, नेगेटिव भी हो सकता है, कब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो तो। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपके एज अ होमवर्क आप समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, मैं पढ़ के बता देता हूं, और मैं कोशिश करूंगा अगले जो पार्ट में आपको मैं करवाऊं तो उसमें ये क्वेश्चंस को इंक्लूड पहले कर दूं, इसे सॉल्व करके फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच जाते हैं आपके, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन आपका बच जाता है, वो सारा हम कंप्लीट करेंगे अगले क्लासेस में। इस क्लास में देखिए क्या लिख रखा है, अ कार ट्रैवल्स, इट्स अ होमवर्क फॉर यू, इट्स अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, सो डू ट्राई इट एट होम। एंड अगर आप चाहें तो मुझे आप टेलीग्राम पर इसका आंसर भेज सकते हैं, मैं वहां पर आपको इसका बता सकता हूं आंसर क्या है, सही है गलत है, कैसे अपने अप्रोच किया है, मैं वहां पर फीडबैक दे दूंगा आपको।
तो ट्राई कीजिए और मुझे टेलीग्राम पे जुड़िए मेरे साथ, और वहां पर आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, मुझे अपने प्रॉब्लम्स भी भेज सकते हैं. So a car travels a distance of 50 km with a velocity of 25 km per hour and then 60 km with a velocity of 20 km per hour. बहुत बढ़िया. In the same direction, calculate the total time of the journey and the average velocity of the car has to be found out in this question. Is that clear? तो यहाँ पर अपने सेशन को हम एंड करेंगे. अगली क्लास में मिलेंगे जो टॉपिक हमारा बच चुका है उसके साथ, और फिर हम बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए जरूरी है और आपके आगे के लिए जरूरी है. बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं जैसे से आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे, मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एनटीएससी बेस्ड और ओलंपियाड बेस्ड भी लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो. अगर आपके कोई सुझाव हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें. मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगली क्लास में. टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर टाइम. थैंक यू एवरीवन, बाय.